गुड मॉर्निंग सभी को। तो इस समय जो हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं एशिया से रिलेटेड या एशिया का भूगोल, और एशिया के भूगोल में हम लोग जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका है टॉपिक पश्चिम एशियाई देश। और उसी पश्चिम एशियाई देश में आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ईरान के बारे में पढ़ेंगे। तो ईरान की अगर बात करें हम लोग तो ये सब ऐसे कंट्री हैं बच्चों जो कि मुस्लिम बहुल देशों में से एक हैं ये, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस्लाम धर्म से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ या कल्चर हैं वो अपने चरमोत्कर्ष पर यहीं देखने को मिलती है। यानी एक विशेष धर्म से रिलेटेड वहाँ के कल्चर, वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ के आर्थिक जीवन, वहाँ के राजनीतिक जीवन के सारे परिवेश को हम लोग परिपूर्ण रूप से देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग इस्लाम धर्म से संबंधित भी बातें किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हिजरी संवत के बारे में बताया था कि हिजरी संवत क्या होता है। तो इसके अंतर्गत ये देखा गया था कि जो मोहम्मद साहब थे जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और उनको अपने धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा उसी तरह से समस्याओं को झेलना पड़ा। जैसे हिंदू धर्म में श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था, उसी तरह से इनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी थी। और इतना ज़्यादा इनके साथ शोषण किया गया कि 622 ईस्वी में इनका जो मूल जन्म स्थान था पैतृक मक्का को छोड़ करके इन्हों मदीना जाना पड़ा। और जब ये यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं 622 ईस्वी को, उसी को यानी नाम दिया जाता है हिजरी संवत के नाम से जानते हैं हम लोग इतिहास में। और वहाँ पे बच्चों इनका इंतकाल भी हो जाता है और उसकी जो डेट है उसी के 10 साल के बाद, यानी जो हिजरी संवत है उसके 10 साल के बाद ही इनका इंतकाल हुआ है, यानी 632 ईस्वी को। और इसके साथ साथ हम लोग इराक़ में उस नदी के बारे में पढ़ा था कि जो कि आपके यहाँ के इस्लाम धर्म के कल्चर से भी काफ़ी ज़्यादा संबंधित था। तो इराक़ जो कि शिया बहुल क्षेत्र है और उसी में एक स्थान था करबला नदी। और करबला नदी किस नदी के, करबला जो स्थान था, करबला जो शहर था किस नदी के तट पे था? तो उत्तर क्या था आपका? यूफ्रेटस नदी के तट पे बसा हुआ था, या ये कह सकते हैं फरात नदी के तट पे बसा हुआ था। और वहीं पर 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को एक विशेष घटना घटती है और जिसके अंतर्गत मोहम्मद साहब के जो नाती होते हैं, छोटे नाती हुसैन, उन्हीं की शहादत का दिन के रूप में वो याद किया जाता है। और वहीं से हम लोगों एक जो इस्लाम धर्म का जो सबसे नया प्रमुख जो सबसे स्टार्टिंग जो मंथ होता है, जो उस धर्म से रिलेटेड जो नया महीना जिसे कहते हैं हम लोग मुहर्रम, वहीं से यानी आपकी शुरुआत भी होती है। तो उसी के समय की ये बात आती है कि मुहर्रम के दिनों करबला का युद्ध हुआ था और इसी के परिणामतः जो पहला जो महीना होता है इस्लाम धर्म का, मुहर्रम के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर और भी देखिए इनके कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है ना? इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है? तो उत्तर क्या बताएंगे आपका? रमज़ान का महीना, जो 9वां महीना है आपका। वो कौन सा महीना है? 9वां महीना है, रमज़ान से संबंधित है ये। और ये वही रमज़ान का महीना है जिसके अंदर रोज़ा से रिलेटेड आता है। और बताया जाता है कि इस्लाम धर्म में जितनी भी बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को त्यागने की बात आती है। जैसे हम लोगों के अंतर्गत देखा जाए नवरात्र की बात आती है। नवरात्र के अंतर्गत हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे मांस मंदिरा इत्यादि का सेवा यानी बिल्कुल यानी बिल्कुल हट करके धार्मिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा सद्भावना रहती है। लोगों के प्रति दान दक्षिणा से रिलेटेड सहयोग की भावना होती है। बिल्कुल यही सेम कंडीशन क्या होगा आपका रमज़ान के महीने में इस्लाम धर्म के साथ होता है। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं, जैसे किसी को मारना पीटना, ये सब बिल्कुल यानी एक सैयद के बिल्कुल खिलाफ होता है। लोगों के साथ प्रेम पूर्वक से रहना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। और जब यही देखिए महीना समाप्त हो रहा है, वहीं पर क्या है आपका ईद से रिलेटेड आपका त्यौहार होता है। तो ये सारी जो कल्चर आपको बता रहे हैं, ये सब के सब कल्चर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको?
आज जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे इराक, इराक के अंतर्गत भी आपको ये दिखाई देगा ये। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम क्या है, इराक। मानचित्र किसका, ये इराक का ये मानचित्र है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग इराक, वो सॉरी इराक तो हम लोग पढ़ लिए थे, हेडिंग क्या आज का, ईरान है ना, आज का जो है ईरान। तो जिस प्रकार इराक में ये सारा कल्चर हम लोग देखे थे उसी प्रकार ये भी कल्चर आपको दिखाई देगा, और वो कहाँ पे आपको नज़र आएगा, वो ईरान के अंतर्गत आएगा ये। ठीक, अब ईरान की अगर बात करें कि इसमें किस धर्म से संबंधित सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ईरान में अगर क्वेश्चन आ जाए किस धर्म का बहुल्य सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर क्या बताएंगे, मुस्लिम धर्म का सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, मुस्लिम धर्म का सबसे ज़्यादा। लेकिन जो क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी में, इससे भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि 4 देश दे दिए थे पश्चिमी एशियाई देशों का, और उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो शिया बहुल्य देश है ना। क्या क्वेश्चन था कि जो शिया बहुल्य देश है। तो इस तरह से देखिए आंसर क्या होगा आपका, ईरान। विश्व में जितने भी यानी देश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो शिया रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं आपके, ये ईरान के अंतर्गत रहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका कैसा है, शिया से संबंधित है आपका ये। अब शिया और सुन्नी से रिलेटेड देखा जाए उनमें विविधता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन कुछ उनके जो व्यक्तिगत जो क्रियाकलाप होते हैं उन क्रियाकलापों से थोड़ा बहुत यानी हम लोग एक हल्का सा यानी पता बता लेते हैं कि हाँ ये यानी शिया से रिलेटेड, ये सुन्नी से। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में यानी किसकी यानी बहुलता है, तो उत्तर क्या बताएंगे, सुन्नी की बहुलता ज़्यादा है। पाकिस्तान में किसकी बहुलता है, तो उत्तर क्या होगा आपका, सुन्नी की बहुलता ज़्यादा है। इंडोनेशिया में किसकी बहुलता है, सुन्नी की ज़्यादा है ये। ठीक, और कुछ इनके जो कल्चर होते हैं, जैसे मुहर्रम जो इनका त्यौहार होता है ना, जो मुहर्रम यानी पहला महीना है, तो मुहर्रम है जो कि करबला के युद्ध में हुसैन के शहादत के लिए याद किया जाता है, और उसके अंतर्गत जो मातम मनाते हैं। तो जो शिया लोग जो होते हैं, देखते होंगे आप लोगों के कल्चर के अंदर कि जब मातम मनाते हैं तो ये अपने आप को बहुत हर्ट करते हैं, है ना, अपने बॉडी को इस तरह से बिल्कुल जलाना, काटना, है ना, तलवार से, ये सब चीज़ें। तो ये सब कल्चर यानी देखा जाए तो क्या आपका ये किसके अंतर्गत आता है, शिया के अंतर्गत आता है ये। सुन्नी के अंतर्गत क्या है कि वो बिल्कुल शांति प्रिय से यानी जाएंगे मज़ार पे, यानी वहाँ पे चादर यानी ले जाकर मज़ार पे बिछाते हैं ये। तो ये अपना अलग अलग इनका दोनों का कल्चर है, इससे आप इनको पहचान सकते हैं ये। ठीक, और भी अगर थोड़ा सा देखा जाए कि शिया जो है समाज, ये सुन्नी की अपेक्षा थोड़ा एजुकेटेड ज़्यादा है ये, है ना, एजुकेशन की प्रवृत्ति इनके अंतर्गत ज़्यादा है। या इकोनॉमिकल कंडीशन में देखें तो शिया जो होते हैं ये थोड़ा इकोनॉमिकल भी ज़्यादा हुआ। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति एजुकेटेड होगा उसकी अर्निंग पावर क्या होगी, अच्छी होगी, और जिसकी अर्निंग पावर अच्छी होगी उसका हेल्थ क्या होगा, ठीक ठाक यानी बढ़िया होगा। तो ये देखिए जो हम लोग HDI की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो HDI की रिपोर्ट के अनुसार यानी एक लॉजिक है बिल्कुल ये, है ना, कि जो भी धर्म या जो भी जाति, जो भी समुदाय जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा वो उतना ही अवेयरनेस होगा, उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा होगा, उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होगी, उसकी जीवन प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म से ऊपर उठ करके सब लोगों को क्या करना चाहिए, सबका धर्म क्या है, बस एक है, मानवता का धर्म अपनाइए, और क्या है, अपने आप को एजुकेटेड करिए, अपने समाज को एजुकेटेड करिए, और अपने देश को आगे करने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार इराक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इराक में देखिए जो इसके दक्षिण और पश्चिम में एक आपका गल्फ़ मिलता है ये, है ना, यहाँ पे क्या है, एक खाड़ी है। तो उत्तर आता है कि इसके यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खाड़ी कौन सी है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पे फारस की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, फारस की खाड़ी है ये। और इसकी अगर सीमाओं की बात करें बच्चों, तो इसके इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपका अरेबियन मरुस्थल है। यहाँ क्या है आपका,
अरब सागर, सॉरी अरब सागर, यहाँ पे आपका अरब सागर है। और इसका अगर ये वाला पोर्शन देखा जाए, पूरब वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो है भारत का जो पड़ोसी देश है उसके साथ यानी ये सीमा इसकी ये टच कर रही है, यानी पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा ये टच करती है। तो इसके इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या है, तो उत्तर क्या होगा आपका, पाकिस्तान के साथ सीमा टच कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर अगर देखें तो कौन सा देश आएगा आपका, अफ़गानिस्तान आता है। क्या आएगा आपका, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। और इसके उत्तर की तरफ चलते हैं तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है ना, कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी झील, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर के साथ भी इसकी सीमा टच करती है। तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो उत्तर क्या होगा आपका, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के पूरब देखें तो वहाँ पे आपका है तुर्कमेनिस्तान। वहाँ पे क्या है, तुर्कमेनिस्तान के साथ इसकी सीमा ये टच कर रही है। और कैस्पियन सागर के अगर पूरब की ओर पश्चिम की ओर जाते हैं हम लोग, तो पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ पे आपका अजरबैजान और आर्मेनिया है ना, अजरबैजान और आर्मेनिया की सीमा भी इससे टच करती है। अजरबैजान और यहाँ पे आपका आएगा आर्मेनिया। और इसके तरफ आते हैं पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे जो टर्की है, टर्की के साथ भी इसकी सीमा ये टच कर रही है। और पश्चिम की तरफ देखें तो एक देश आपका आता है इराक, इराक के साथ भी इसकी सीमा टच करती है। तो इस प्रकार देखें हम लोग ईरान के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी सीमाएं हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी मैक्सिमम देशों के साथ ये टच कर रही है। पूरब की ओर देखने में आ रहा है आपका पाकिस्तान की सीमा टच कर रही है, अफ़गानिस्तान की सीमा टच कर रही है, इधर से आपका तुर्कमेनिस्तान की सीमा भी इसके साथ है टच करती है। उत्तर की तरफ देखते हैं हम लोग तो कैस्पियन सागर है, अजरबैजान और आर्मेनिया इसके साथ सीमा टच कर रही है। उत्तर पश्चिम की तरफ आपका है तुर्की है, उसके साथ सीमा लगती है। फिर इसके साथ पश्चिम की तरफ देखें तो इराक की सीमा भी इसके साथ ये टच कर रही है। और दक्षिण और पश्चिम की तरफ देखें तो एक आपको खाड़ी मिलेगी जिसे नाम दिया जाता है फारस की खाड़ी कहते हैं। अब बात आती है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जो एक सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन आया हुआ इस पर कि कौन सी जल संधि है जो फारस की खाड़ी और अरब सागर इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है ना, दोनों को आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है, लिंक कर रही है। तो वो जल संधि का नाम क्या बताएंगे आप लोग, हरमुज जल संधि है ना। क्या नाम है उसका, हरमुज जल संधि के द्वारा ये दोनों जुड़ा हुआ है। हरमुज जल संधि के द्वारा ये दोनों सीमा जुड़ा हुआ है। तो इतना थोड़ा सा पहले इसको हम लोग इसको नोट करते हैं। इस प्रकार देखिए हम लोगों ने ये सीखा कि जिस देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ईरान, तो ईरान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, आर्यों का देश। इसका जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है आर्यों के देश से लिया गया है। ठीक, वर्तमान समय में जो जनसंख्या है यहाँ की वो किस समुदाय से रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है आपका। और मुस्लिम में किस वर्ग के लोगों की प्रधानता है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, शिया धर्म से रिलेटेड, जिसकी बहुलता सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक,
अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके भू क्षेत्र से रिलेटेड, है ना, ईरान के भू क्षेत्र से संबंधित। ईरान के या ईरान का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप, ईरान का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप की बात करें तो यहाँ के उच्चावच की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ के उच्चावच से रिलेटेड। उच्चावच का मतलब क्या है कि यहाँ का धरातल कैसा है, ठीक है ना, यहाँ का धरातल कैसा है, और जो धरातलीय संरचना होती है उसी धरातलीय संरचना के अनुसार ह्यूमन की एक्टिविटी यानी आधारित होगी आपकी। ठीक, कि बहुतों का एक मानना रहता है कि ईरान के लोग बहुत कट्टरवादी होते हैं, ऐसा लोगों के हैं, है ना। तो क्या ये जो कट्टरवादिता है इनके अंदर यानी एक जन्मजात रूप से है या किसी कारणवश है, उस कारण को भी समझना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब तक किसी के साइको को नहीं समझा जाए तब तक उसकी समस्या को यानी हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो पता चलता है ये क्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त दी गई है ये, यानी ये उनके अंतर्गत ऐसा नहीं है। अगर किसी भी ईरानी को एक अलग समुदाय से पालन पोषण किया जाए तो वो भी यानी एक क्या है, एक साधारण मानव की तरह उनके अंदर भी मानवता आएगी। लेकिन क्या है कि जिस प्राकृतिक वातावरण में वो लोग पले बड़े हैं, है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा क्या है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ये। ठीक, उसका क्या है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। या ये कह सकते हैं भूगोल की जो विचारधारा है, डिटरमिनिज्म की विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? डिटरमिनिज्म यानी नियतिवादी विचारधारा। नियतिवादी विचारधारा ये कहीं ना कहीं ईरानियों के अंतर्यामी देखने को मिलता है। नियतिवादी विचारधारा की अगर बात करें तो यूनानी भूगोलवेता ने भी इसकी बात कही है। तो यूनानी भूगोलवेता कौन है जो कि नियतिवाद के बारे में बताते हैं? तो उत्तर क्या बताएंगे? अरस्तु। कौन है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? अरस्तु। अरस्तु तो देखिए यहाँ तक यानी बताते हैं कि जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र के लोग होते हैं बहुत ही आलसी होते हैं, है ना, यानी वहाँ के क्लाइमेट का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ये। ठीक, और फिर इसी नियतिवादी विचारधारा को आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा जो प्रसारित किया गया है वो किस जगह पर है आपका? जर्मनी में प्रसारित किया गया था। कहाँ पर किया गया है? जर्मनी में। और जर्मनी में जो प्रसारित करने वाला जो भूगोलवेता है वो कौन है आपका? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? रेडजल। रेडजल ने इस विचारधारा को प्रसारित किया है ये। फिर बात आती है रेडजल की वो कौन सी पुस्तक है जिसके अंतर्गत नियतिवादी संकल्पना मिलती है हम लोगों को? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? एंथ्रोपोजोग्राफी है। कौन सी है आपकी? एंथ्रोपोजोग्राफी। और यहीं तक सीमित नहीं होता है ये, फिर इसके बाद इसका इंटरनल पूछ लेता है बुक के बारे में कि किस खंड में ये लिखी गई है। खंड फर्स्ट है कि खंड सेकंड है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? वॉल्यूम फर्स्ट में है आपका ये। किसके अंतर्गत है? वॉल्यूम फर्स्ट के अंतर्गत है। और इसी विचारधारा को आगे चल करके अमेरिका में प्रसारित किया गया है ना। इनका एक कोटेशन है बहुत ही बढ़िया है कि मनुष्य प्रकृति की उपज है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन कि मनुष्य प्रकृति की उपज है ना। मनुष्य किसकी उपज है? प्रकृति, नेचर का, है ना। मनुष्य इज द प्रोडक्ट ऑफ द नेचर। मनुष्य किसकी है? प्रकृति की उपज है। प्रकृति जैसा चाहती है मनुष्य को वैसा करने के लिए विवश करता है। ध्यान रखिएगा इस वर्ड में क्या आया था? प्रकृति वर्ड आता है ये। लेकिन अगर वही पृथ्वी वर्ड आ जाता है तो उत्तर क्या होगा आपका? चेंज हो जाता है। क्वेश्चन फिर आया हुआ है कि कौन है भूगोलवेता जिसने कहा है कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है? तो उत्तर क्या होगा? इन्हीं की शिष्य आती हैं, उनका नाम क्या है? ईसी सैम्पल। क्या नाम उनका? ईसी हाँ, ठीक है ना। तो ईसी सैम्पल
कहाँ की भूगोलवेत्ता है ये? यूएसए की है ना? कहाँ की है ये? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? यूएसए की है। इनके गुरु का क्या नाम है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? रेडजल। ठीक है, रेडजल का जो पठन पाठन से रिलेटेड है पूरा, वो कहाँ पर है? जर्मनी में। सॉरी, जर्मनी से हट करके फिर कहाँ चले गए हैं? यूएसए चले गए, वहाँ पे यानी हुआ है, वहीं पर ये इनकी शिष्य बन जाती है इसी सैंपल। बात आती है फिर इसी सैंपल की वो पुस्तक कौन सी है जिसके अंतर्गत इन्होंने नियतिवादी विचारधारा को प्रसारित किया है? नियतिवादी विचारधारा को प्रसारित किया है, तो उस पुस्तक का नाम पूछ लेता है। कौन सी पुस्तक बताएंगे आप लोग? हाँ, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है ना? इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, तो इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, है ना? इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एनवायरनमेंट ज्योग्राफी किसकी रचना है? तो उत्तर क्या होगा? इसी सैंपल, उसी पुस्तक के अंतर्गत ये विचारधारा मिलती है। इन्होंने देखिए इनकी जो कोटेशन है कि मनुष्य एक चंचल प्राणी है, मनुष्य के चंचल प्राणी है, या मनुष्य क्या है? एक पृथ्वी की उपज है। इनका दो यानी इस तरह से कोटेशन करके पूछता है। एक आपका है पृथ्वी की उपज करके पूछता है, और दूसरा क्या आपका है? चंचल प्राणी से रिलेटेड। दूसरा क्या है? चंचल प्राणी से रिलेटेड है ये। ठीक, तो इस प्रकार ये जो विचारधाराएं हैं ये क्या है कि अगर ईरानियों में देखें हम लोग तो कूट कूट करके भरी हुई है। यानी विश्व में ऐसा कोई भी देश जहाँ पर प्रकृति या नेचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो, यानी प्रकृति ऐसा वातावरण प्रस्तुत करती है कि मनुष्य का जो जीवन होता है, चाहे उसका सामाजिक जीवन हो, चाहे उसका आर्थिक जीवन हो, चाहे उसका राजनीतिक जीवन है, सबके ऊपर क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं हावी रहेगा आपका, वो कि इसके ऊपर उसके ऊपर क्या रहेगा? वो हावी रहेगा। तो इस तरह की जो विचारधारा होगी वो क्या होगी? आपकी नियतिवादी यानी विचारधारा होती है। तो उसी से रिलेटेड देखते हैं इसका भौतिक स्वरूप और समझने का प्रयास करते हैं क्यों ऐसा है, ये यहाँ के लोग नियतिवादी क्यों नहीं है। ठीक, तो उत्तर की बात बताई गई है। तो उत्तर में देखिए आपको ये बात किया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, वो झील का नाम क्या है? तो उत्तर क्या होगा? कैस्पियन सागर है ये, है ना? उत्तर में आपकी जो सबसे बड़ी झील है, तो उत्तर क्या होगा? कैस्पियन सागर। इस तरह से ऐसे ये विस्तृत हो गया। कैस्पियन सागर के दक्षिण में, यही कह सकते हैं ईरान के उत्तर में, यहीं पर एक मुख्य पर्वत यानी आपको मिलता है। क्वेश्चन भी आया हुआ कौन सा पर्वत है जो कि ईरान के उत्तर में स्थित है। और उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? एलब्रुज पर्वत। मैप में देखिएगा आप लोग, वहाँ पे आपको मिलेगा एलब्रुज पर्वत। इस तरह से ऐसे आपका ये विस्तृत है। ऐसे आपका ये विस्तृत है एलब्रुज पर्वत। मिला कि नहीं? एलब्रुज पर्वत। एलब्रुज पर्वत। तो इस तरह से देखिए एक स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर वाला जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? आपका पर्वतीय क्षेत्र है ये। और जब पर्वतीय क्षेत्र होगा तो क्या यहाँ पे जनसंख्या होगी? तो उत्तर क्या होगा? जनसंख्या यहाँ पर कम होगी आपकी, है ना? जनसंख्या क्या होगा यहाँ पे? इस पर्वतीय क्षेत्र में कम होगा। और फिर इसके हम लोग पश्चिम की तरफ आते हैं हम लोग, है ना? पश्चिम की तरफ आते हैं तो पश्चिम में देखिएगा एक आपको फिर यहाँ से आपको एक पर्वत मिलता है, जाग्रोस पर्वत। पश्चिम में फिर इसका एक पर्वत मिलेगा, उस पर्वत का नाम क्या है? जाग्रोस पर्वत। मिला कि नहीं? ऐसे इसको बना लीजिएगा, जाग्रोस पर्वत। ऐसे जाग्रोस पर्वत।
जाग्रोस पर्वत। एल्ब्रुज की बात करें हम लोग तो एल्ब्रुज से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका है एल्ब्रुज की चोटी पूछा जाता है। तो एल्ब्रुज की चोटी है वो कहाँ पर स्थित है आपका? तो उत्तर क्या बताएंगे? काकेशस पर्वत पर है वो। कहाँ पर है वो? काकेशस पर्वत पर स्थित है। या ये कह सकते हैं काकेशस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रुज। या दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? एल्ब्रुज। यहाँ पे देखिए जो कैस्पियन है ये, है ना, तो कैस्पियन के साथ ही इसकी जो सीमाएं ऐसे चली जाती हैं, ये आपकी काकेशस पर्वत ऐसे चली जाती है। ये क्या नाम है इसका? काकेशस से पर्वत की चली जाती है। और इसके इधर यहाँ पे आपको मिल जाएगा काला सागर मिल जाता है, काला सागर। और ये क्या मिल गया आपको? काकेशस से पर्वत, काकेशस पर्वत। और इसी काकेशस पर्वत पर जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आती है। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग एल्ब्रुज पर्वत और एल्ब्रुज की चोटी में डिफरेंस यानी ध्यान में रखे रहना है दोनों चीज़ें। ठीक है ना, कि एक चोटी है तो दूसरा क्या है आपका? पर्वत है। देखिएगा मैप में आपको देवबंद मिलता है कि नहीं? देवबंद ईरान की सबसे ऊंची चोटी है। तो मिल गया। किस पर है ये आपका? किस पर होगा? तो उत्तरी भाग में है, एल्ब्रुज पर है, देखिएगा, है ना, देवबंद। ठीक, देवबंद मिला। तो एल्ब्रुज की सबसे ऊंची चोटी आपकी है। ठीक, हाँ, देवबंद दामाबंद करके है, देमाबंद है ना, थोड़ा सा वो ईरानी वर्ड है तो ऐसा आपको हाँ, देमा या देवबंद करके आता है ये। ठीक ना। तो अब इन्हीं से रिलेटेड क्या हो गया? बिल्कुल सही। ठीक, तो इसी के संदर्भ में अगर देखें हम लोग तो एक देखिए आपका क्या है कि ये भूसन्नति का सिद्धांत दिखाई देता है आपको यहाँ से। यहाँ पर क्या है? भूसन्नति का सिद्धांत। तो भूसन्नति का सिद्धांत देने वाले भूगोलवेत्ता का नाम कोबर है ना। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? कोबर। भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति शब्द की बारे की बात करें तो कौन था आपका? हॉल एंड डाना ने दिया था। किसने दिया था? हॉल एंड डाना। तो यहाँ पे कोबर का जो सिद्धांत है वो भी देखिए आपको यहाँ पे यथावत स्पष्ट लक्षण देखने को मिलता है। कोबर ने भूसन्नति के सिद्धांत में विश्व के जितने भी वलित मोड़दार पर्वत हैं उन वलित मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति का कारण बताया है वो, है ना। वहाँ पर क्या है? कारण बताया। उसके साथ साथ एक और उन्होंने बात कही है कि अंतः पर्वतीय जो पठार होते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है ये। ठीक, तो कोबर का जो सिद्धांत है वो यानी मैक्सिमम यानी आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर में आपको एल्ब्रुज पर्वत और दक्षिण में आपको जाग्रोस पर्वत, दोनों के बीच में जो आपका भूसन्नति वाला क्षेत्र था वही बात है जो कि जब बाद में जा कर के उठ गया है, वही क्या है? उठ गया है ना। कि जैसे कि कोई भी पुस्तक ले हम लोग, ठीक, ऐसे इस तरह से, है ना। इस प्रकार अगर देखें तो इधर देखिए उत्तर की तरफ एल्ब्रुज पर्वत और दक्षिण की तरफ जाग्रोस पर्वत, और दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि जब इस भूसन्नति वाले क्षेत्र में मलबा आकर के जमा होगा तो जब जमा होगा तो परिणाम क्या होगा? धीरे 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 ये वाले जो पार्ट होंगे क्या होगा? ये ऐसे यानी पास आएगा, और जब इस तरह से पास आएगा तो दबाव डालेगा, और जब दबाव डालेगा तो कहीं भाग ऊपर उठेगा, कहीं भाग नीचे धंसेगा। तो जो ऊपर ऐसे उड़ जाएगा तो वहाँ से क्या होगा? पठारों की भी उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? पठारों की भी उत्पत्ति होती है।
और कौन सा पठार देखने को मिलेगा? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? ईरान का पठार। क्या मिलेगा आपको? ईरान का पठार। तो इस जो मध्य वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? आपको ईरान का पठार मिलेगा, या ईरान के उच्च भू क्षेत्र यानी मिलता है आपको ये। मिला कि नहीं? ईरान का उच्च भू क्षेत्र करके लिखिएगा वहाँ पे, ठीक। या उसी को लिख सकते हैं आप लोग, ईरान का पठार भी मिल सकते हैं। ईरान का पठार है। अब यहाँ पे देखिए जो हवाएं चलेंगे अब, है ना, यहाँ पे जो चलने वाली हवाएं हैं, ठीक। तो पछुआ जो विक्षोभ हैं वो चल रही हैं सब, और पछुआ विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से वो वर्षा करते हुए टर्की में वर्षा कर रही थी, याद आ रहा है, ठीक ना। कुछ आपके जो इजराइल वाला क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा कर रही थी, जॉर्डन था वहाँ पे वर्षा कर रही थी, उसके बाद इराक में थोड़ी बहुत वर्षा कर रही थी। बचा कुचा जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो वर्षा होगा यहाँ पे करेगी, नहीं तो बिल्कुल नथिंग के बराबर होगा। यानी जैसे जैसे भूमध्य सागर से इसकी दूरी यानी भू क्षेत्र की बढ़ती चली जाएगी, वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती चली जाए। तो इस प्रकार एक चीज़ और मिल गया कि इसका ऐसा भू क्षेत्र है आपका, स्थलबद्ध होने की वजह से उत्तर वाला क्षेत्र, वहाँ पे वर्षा का क्या हो जाता है? अभाव पाया जाता है। वर्षा जो होती है बहुत ही कम होती है। और यहाँ से जो आपके फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी से जो उठने वाली हवाएं होंगी, थोड़ी बहुत आपके जागरेस पर्वत से टकराकर इस तटीय क्षेत्र में क्या करेगी? वो वर्षा करेगी, है ना, वो वर्षा करेगी। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे किस जगह पे वर्षा होगी और किस जगह पे वर्षा नहीं होगी। कैस्पियन सागर है, यहाँ से कुछ हवाएं चलेंगी, आर्द्रता ग्रहण करेगी, और एल्ब्रुज पर्वत से टकरा करके उसके उत्तरी ढाल पर क्या करती? वहाँ पे वर्षा कर देती है। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी मिल गया आपको कि ईरान का कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पे वर्षा होगा और कहाँ पे वर्षा नहीं होगा। तो दो क्षेत्र आपको मिल जाता है, एक कैस्पियन सागर का तटीय क्षेत्र और दूसरा आपको क्या मिलेगा? फारस की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा यानी देखने को मिलेगी, यानी आर्द्रता यानी यहीं पर होगी। और जब आर्द्रता होगी तो वहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या के लिए एक उपयुक्त वातावरण देखने को मिलेगा। वहाँ का जो भूभाग होगा कैसा होगा? उपजाऊ क्षेत्र होगा। वहाँ का कैसा होगा? उपजाऊ, क्योंकि तटीय मैदान है दोनों तरफ, ठीक। वहाँ पर एग्रीकल्चर आपकी हो सकती है, ठीक। जनसंख्या का आवास क्षेत्र आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, परिवहन का विकास वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो इसका पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र के पूर्वी भाग में देखिएगा, चूँकि जैसे जैसे बताया गया आपको कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, भूमध्य सागर से दूरी बढ़ती चली जा रही है, पश्चिमी भाग में थोड़ा बहुत पछुआ विक्षोभ की वजह से तो वर्षा तो हो सकती है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में क्या होगा? वर्षा बिल्कुल अभाव होगा। और जब वर्षा का अभाव होगा बच्चे, तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा? आपका मरुस्थलों का विकास होगा। और वहीं पे देखिए आपको एक मरुस्थल मिलता है, दस्त-ए-लुट मरुस्थल मिल गया होगा। देखें, दस्त-ए-लुट मरुस्थल यानी देखने को मिल रहा है आपको। तो उसको यहाँ पे बना लीजिएगा ऐसे कि इस क्षेत्र में आते हैं हम लोग, तो यहीं पे आपको मिलता है ऐसे। दस्त-ए-लुट मरुस्थल मिलेगी आपको ये, ठीक। तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है कैसा होगा आपका ये? तो उत्तर क्या होगा आपका? मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। और भी देखें हम लोग, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और आपको मरुस्थल मिलता है, आपको दस्त-ए-कबीर मरुस्थल मिल गया आपको।
दरिया है, हाँ दरिया है, या इसी को कबीर भी कहते हैं, ठीक है ना। दस्त ए कबीर या दस्त ए कबीर, ठीक। तो ये मरुस्थल आपको दिखाई दिया। तो यहाँ से देखिए क्या मिला कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र है या उत्तरी क्षेत्र वाला जो एरिया है पूरा का पूरा मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय होने का कारण क्या है, इसका संरचना आपको पता चल जा रहा है कि भूमध्य सागर से इसकी दूरी बढ़ जाती है, जिस वजह से यहाँ पे पश्चिमा विक्षोभ का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक। याद कैसे करेंगे इसको, है ना, समस्या होती याद करने वाली। कबीर नाम का एक व्यक्ति है और उसको क्या लग गई, दस्त लग गई। और जब किसी को दस्त लग जाती तो जानते क्या हाल होता है, सुबह उठते ही, है ना, जैसे अलार्म बजा, एलब्रुज, अलार्म बजा मतलब एलब्रुज, तुरंत जगा वो, और तुरंत जगा तो क्या करेगा, तुरंत भगेगा वो। भाई दस्त लगा तो क्या है, तुरंत तो भगेगा वो, ठीक। और तुरंत तो भगा और इतना चक्कर लगाया वो कि चक्कर लगाते लगाते क्या हो, पूरा वो लुट गया वो। होता है कि नहीं? और किससे लुट गया, श्वास से लुट गया अपने वो, ठीक। मतलब कबीर नाम का व्यक्ति था, ठीक। सुबह अपना वो अलार्म लगाया हुआ था जगने के लिए, है ना, और अलार्म लगाया था, सोचा था कि कुछ अच्छा कार्य करेंगे, चलिए पढ़ाई लिखाई करेंगे अपना। लेकिन समस्या क्या थी उसके साथ, दस्त वाली समस्या थी, ठीक। तो एलब्रुज पर्वत दस्त लगी, ठीक। और सुबह उठा भी वो अलार्म की वजह से, जगा भी, जागरेस पर्वत, लेकिन परिणाम क्या हुआ, दस्त की वजह से वो दौड़ लगाता रहा, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया। और पढ़ाई नहीं कर पाया तो मतलब क्या होगा, अपने स्वास्थ्य से पूरा वो लुट गया वो। तो दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, और क्या आपका एलब्रुज पर्वत और जागरेस पर्वत। तो ये थोड़ी सी अगर इस तरह से इसे लिंक कर लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा माइंड में सेट हो जाएगा और इसकी भू संरचना आप आसानी से ये कर ले जाएंगे, ये ठीक। अब यहाँ का जो उच्चावच देखा जाए तो ये क्या है, भौगोलिक स्वरूप प्रकृति ने इसको कैसा दिया है, क्या ये वास योग्य क्षेत्र है, वास योग्य क्षेत्र है कि नहीं। तो उत्तर क्या होगा, वास योग्य प्रकृति ने इसको बनाया ही नहीं, है ना। अगर ये भी हम लोगों की तरह गंगा का मैदानी क्षेत्र होता तो आज जो हम लोग ईरानियों के बारे में इस तरह से उनकी आलोचना करते हैं, तरह तरह की उसके बारे में बात करते हैं कि बहुत कठोर होते हैं, निष्ठुर होते हैं, है ना। तो प्रकृति क्या कर रही है, इसको, यहाँ के लोगों को, है ना, उस तरह से इनके रहन सहन व्यवहार को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। मतलब क्या कर रही है कि इनको डिटर्मिनिज्म की तरफ ले जा रही है, नियतिवाद की तरफ ले जा रही है। यानी प्रकृति जैसा चाह रही है उनको वैसा बनाने के लिए उनको विवश कर दे रही है, ठीक है ना। यानी जो रेडजल की परिभाषा है वो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सटीक यानी बैठती है वो, आगे चल करके आएगी, है ना। जो मेन आपका है कि यहाँ पर क्या है कि इससे विचारधारा यानी ये आती है, ठीक। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या आपका क्या है, ये आपका फारस का जो तटीय क्षेत्र है, फारस की खाड़ी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसकी राजधानी की बात करें हम लोग तो राजधानी देखिए आपका जो ईरान का पठारी क्षेत्र है उसी के उत्तरी भाग में इसका यानी ये राजधानी स्थित है,
और राजधानी का नाम क्या है? तेहरान। राजधानी क्या है इसका? तेहरान, ठीक ना। ये यहाँ का सबसे प्रमुख है नगर भी आपको तेहरान देखने को मिलेगा। ये जल का क्या है यहाँ पे? अभाव है। ये जल का क्या है? अभाव है। तो जब देखिए यहाँ पे जल का अभाव है तो थोड़ा बहुत इन्होंने क्या किया है कि सिंचाई की एक विशेष पद्धति को अपनाया। और क्वेश्चन आ चुका है आपका कि यहाँ के जो लोग हैं जो सिंचाई की पद्धति को जो अपनाते हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, है ना। नाम सुना होगा आप लोगों ने उसके बारे में, क्योंकि पेपर में आ चुका आपका ये कनात। कौन सी सिंचाई पद्धति है? तो उत्तर क्या होगा आपका? कनात सिंचाई पद्धति है। कनात सिंचाई पद्धति है क्या कि नहरों की तरह, है ना, नहरों की तरह यानी जाल बिछाना, ठीक, कि नहरों को अपलिफ्ट करके और जिस क्षेत्र में ना जा पाए पानी वहाँ पर यानी उसको पहुँचा देना। तो इस पद्धति की जो सिंचाई है उसी को नाम दिया जाता है कनात सिंचाई पद्धति। यहाँ पर यानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ये, ठीक। तो इस तरह से जो कनात सिंचाई पद्धति है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है थोड़ी बहुत वहाँ पर क्या है पैदावार यानी हो जा रही है आपकी। ये कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में एक नदी है, करुण नदी है, छोटी सी आती है करुण नदी, यहाँ पे है। इसका नाम क्या है? करुण। और थोड़ी सी जो सीमा आती है वो दजला नदी की आती है। वो हल्की सी क्या आ जाती है? ईरान का जो इराक का जो दजला वाली जो नदी पढ़े थे हम लोग, हल्का सा वो दजला नदी आ जाती है। दजला, ये दोनों नदियां हैं। इस नदी के क्षेत्र में भी क्या होगी? थोड़ी बहुत जनसंख्या यानी वहाँ पे निवास करेगी। तो दो प्रमुख यानी आपको मिल जाता है, एक करुण नदी, एक आपका दजला नदी है। वहाँ पर यानी जनसंख्या आपकी ये निवास कर रही है। और निवास होने का यानी कारण क्या है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो जाना। एक आपको मिलेगा आबादान, देखिए मैप में नज़र आ रहा, आबादान मानचित्र में देखिएगा, आबादान क्वेश्चन आया हुआ इस पे भी, आबादान। इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे जो मूल आधार क्षेत्र है वो कौन सा? आपका आबादान क्षेत्र है। ये क्या है इसका? आबादान। आबादान देखा जाए तो ये यहाँ का सबसे प्रमुख तेल शोधन कारखाना,